गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं 10th की फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर से हम रिलेटेड बातें कर रहे थे। तो हमने आपको उस दिन दर्पण की कंडीशंस जो होती हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो अवतल से बने या उत्तल से बने, कैसे बनते हैं, वो बताया था। आज हम आपको बताते हैं कि उससे रिलेटेड भी, दर्पण से रिलेटेड कुछ और मुख्य बातें होती हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी होता है, जो इस चैप्टर में हमें काम आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर्धन। तो आवर्धन का मतलब होता है किसी चीज़ का कि वो अब जिस चीज़ के लिए हम आवर्धन की बात कर रहे हों उससे कितनी ज़्यादा बड़ा है या कितना ज़्यादा छोटा वगैरह है, इस तरह से रिलेटेड होता है। कितने गुना, हम नॉर्मल तौर पे कह सकते हैं कितना गुना आवर्धित है। आवर्धित मतलब छोटा बड़ा। अब छोटा देखिए, छोटे होने से मतलब तो मैं यहाँ इसलिए डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि छोटा होने का मतलब अब जैसे कोई वस्तु x है, ठीक है, तो मैं कहने लगूँ कि इसका 1/2 है, तो ये आवर्धित ही कि x का 1/2 आवर्धित है, लेकिन जो ये इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी तो छोटी निकल के, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ छोटा या बड़ा हम ना बोल के सीधा बोल देते हैं आवर्धित होना, ठीक है। तो हम बात क्या करते हैं, आवर्धन क्या है कि वह मापक है जो बताता है कि जो आई का मतलब होता है यहाँ इमेज से यानी प्रतिबिंब, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से, कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना आवर्धित है। अब चाहे वो 1/3 में हो, 1/2 हो, जैसे कोई मान ऐसे समझ के चलिए आप किसी वस्तु की ऊंचाई जो h है, क्या है, h है। अब h है तो इसका 1/2 भी गुना होना है, 1/3 गुना भी हो सकता है, 2/3 गुना भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर वस्तु की ऊंचाई h है तो उससे कितना गुना है, 1/2 है, 1/3 है, तो वो चीज़ कहलाती है आवर्धन। हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आई और एच डैश से सेम मतलब है, आई प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ओ ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है, जबकि एच डैश भी प्रतिबिंब की ऊंचाई है और एच भी प्रतिबिंब की ऊंचाई है। मैंने दोनों चीज़ इसलिए लिखी हैं क्योंकि बहुत सी वस्तुओं में आई और ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत सी वस्तुओं में एच डैश और एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ वी और यू की अब हम बात कर लेते हैं कि वी क्या है और यू क्या है। तो वी का मतलब होता है यहाँ दर्पण से, जो हमने आपको उस दिन दर्पण के बारे में बताया था, ये दर्पण अगर कोई सा अवतल दर्पण है ये, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो है, अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ और कंफर्म कर दूँ, उस दिन मैंने जैसे आपको कोऑर्डिनेट के रूप में बताया था कि दूरियां कैसे नापी जाती हैं, तो आप उस चीज़ को भी ध्यान ना रखें तो एक सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जो दूरियां नापी जाती है वो ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से। इस बात को बहुत ध्यान समझना जो बोल रहा हूँ, हमेशा दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, ठीक है। तो आपकी किरण, प्रकाश की, जो प्रकाश की किरण होगी जो दर्पण पर आपतित हो रही होगी, उसकी डायरेक्शन को हमेशा आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये डायरेक्शन है। तो अब इस ध्रुव से जितनी भी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाएंगी वे सारी की सारी निगेटिव होंगी। जो इस प्रकाश किरण की सेम डायरेक्शन में नापी जाएंगी ध्रुव से, वे सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन थिंकिंग है इस चीज़ को पहचानने की, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू क्या होती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा जो होती है सदैव पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करती है। इस बात को ध्यान रखना कि जितनी वैल्यू आपतित प्रकाश की दिशा में नापी जाती हैं सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, जितनी उसके अपोजिट नापी जाएंगी वो हमेशा निगेटिव होंगी, और दूरियां सदैव ध्रुव से ही नापी जाती हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने भी आपको अभी आपसे बात की कि यू और वी के बारे में बताते हैं। तो यू और वी का मतलब होता है, जो v है यहाँ लिखा हुआ, ये v होता है प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, उसकी प्रतिबिंब से दर्पण से दूरी। u वस्तु की दूरी होती है ध्रुव से, ठीक है, जहाँ वस्तु रखी होती है। तो उस दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी है वो u रिप्रेजेंट करता है। तो m को इन तीन सूत्र से के रूप में हम जान सकते हैं, माइनस की v/u, i/o, h'/h। अब इसके बारे में और बताऊँ मैं, तो इसकी निगेटिव वैल्यू वास्तविक प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट करती है और पॉजिटिव वैल्यू आभासी प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अपवर्तनांक की, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या गुण होता है। अपवर्तनांक एक ऐसा गुण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा, या उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, या उस माध्यम में प्रकाश की चाल को परिभाषित, अगर हमें किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को परिभाषित करना है तो अपवर्तनांक के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आवर्धन भी और अपवर्तनांक भी, इनका कोई मात्रक नहीं होता। ये दोनों ही क्वांटिटियाँ ऐसी हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ऐसी राशियों के बारे में आप जो है 11th वगैरह में आगे पढ़ेंगे कि मात्रक ही राशियाँ क्या होती हैं, या इनकी विमाएँ होती हैं नहीं होती हैं। ये सारे टॉपिक अभी आगे आके क्लासेस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ
आवर्धन और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। इसको आवर्धन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से, अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। यहाँ सूत्र क्या होता है अपवर्तनांक का, C/V, ठीक है। एक बार मैं परिभाषा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि माध्यम का वह गुण जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा इस बात का पता लगाया जाए, वो क्या कहलाता है अपवर्तनांक। यानी इसी गुण के आधार पर हम बता सकते हैं कि प्रकाश किस चाल से किस माध्यम में चलेगा, या उस माध्यम प्रकाश की चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो n बराबर C/V। C क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, V होती है, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल V होती है। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। केवल इसी सूत्र पर आधारित आपको लगभग 99% एक क्वेश्चन मिलता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.50 है और निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो उस कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आगे न्यूमेरिकल के रूप में कराऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि इस सूत्र पर लगभग 99% आप समझ के चलिए कि जितने भी एग्जाम होते हैं 10th क्लासेज में, जितने भी एग्जाम प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो, अधिकांशतः ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू, आपको अगर क्वेश्चन में ना भी दी हुई तो आपको ये याद रखनी है कि C की वैल्यू होती है कितने निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। आगे थर्ड टॉपिक बात करते हैं। यदि हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है, जैसे n बराबर मैंने यहाँ लिखा 2.42 होता है किसका, हीरे का अपवर्तनांक होता है। किसका होता है, हीरे का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। और मैंने भी आपको अभी एक नाम बताया था कांच का, तो गिलास का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.50। कितना होता है, 1.50। 2-3 तरह के कांच होते हैं, सबके लिए अलग होता है, किसी का 1.52 भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने ये बोला, तो ये मैंने केवल इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता है ध्यान से, ठीक है। तो n बराबर 2.42, अगर किसी भी इसकी जगह चाहे किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा हो, ठीक है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा हो, तो उस कथन का क्या असर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब उस चीज़ को तो छोड़ दीजिए, यहाँ से इस सूत्र को यहाँ लीजिए, n बराबर C/V लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालने लगूँ तो v बराबर आ जाएगा C/N। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, v बराबर 1/n/c। तो मैं इस n की जगह वैल्यू लिख दूँ 2.42, तो कितना आ गया कि v बराबर आ जाएगा 1/2.42 c। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस माध्यम का भी अपवर्तनांक दे रखा होगा, जब आप उसकी वैल्यू यहाँ लिखोगे तो उसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 या उस माध्यम का अपवर्तनांक की इतनी गुनी होगी। यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक केवल यहाँ लिख देना है और बोल देना है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/ जो भी उसका अपवर्तनांक होगा उसकी वैल्यू लिखनी है, इतने गुनी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ 2.42 गुनी होगी। अब आगे बात करते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का मतलब देखिए, यहाँ मैं आपको केवल डायरेक्टली सूत्र बता रहा हूँ, क्योंकि 10th क्लासेज में यही है। हम इनके जो आर्टिकल प्रूफ करेंगे, यानी जो इनका व्यंजक प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, वो 12th क्लासेज में जाकर करेंगे, जब ऑप्टिक्स यूनिट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें आके इनके प्रूफ हैं। अब हम आपको यहाँ इनके प्रूफ के बारे में इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड में वो है नहीं, केवल सूत्र डायरेक्टली यूजेज हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ये जो सूत्र लिखा हुआ है इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं कि 1/f = 1/v + 1/u। दर्पण के लिए होता है ये। तो जो 1/f है, देखिए f जो होता है वो फोकस दूरी होती है किसकी, जो दर्पण होता है उसकी। v मैंने भी बताया था ऊपर की पृथ्वी की दूरी होती है दर्पण से, ध्रुव से, हाँ। और u क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है किससे, दर्पण के ध्रुव से। ये तीनों ही चीज़ आपको नोट, यहाँ मैंने वैसे ऊपर बोली थी, अगर आप नोट करना चाहते हैं लिख लेना कि f क्या होती है, फोकस दूरी होती है। v क्या होती है, पृथ्वी की दूरी होती है, कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है दर्पण के। u क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है, और कहाँ से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं गोलीय दर्पण। देखिए अब यहाँ से हम आपको दर्पण से रिलेटेड पहले न्यूमेरिकल कराएंगे, तो आज तो केवल एक मैंने फॉर्मेट छोटा सा न्यूमेरिकल ही लिखा है, उसके बाद आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं जो भी है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या कीजिए, ये न्यूमेरिकल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब हम अगर कभी भी हमें किसी भी न्यूमेरिकल में वक्रता त्रिज्या दे रखी है और दर्पण सूत्र का यूज करना हो तो पहले फोकस दूरी ही निकालनी होती है, ठीक है। इसलिए मैंने केवल क्वेश्चन लिखा है कि मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो उससे जब भी हम आगे कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अधिकांश हमें जरूरत पड़ती है फोकस दूरी निकालनी है, ठीक है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में कि r बराबर क्या होता है 2f, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है।
तो एफ की वैल्यू निकालें तो r/2, आर की वैल्यू में कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो अब आर की जगह वैल्यू पुट अप करेंगे 20 और बटे में तो 2 से 20 को काटेंगे 10, तो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में भी आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें।